सर एक सवाल ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है, कैसे इसको रोका जाए? जिन पार्टियों से खतरे में है। डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है साहब, आपका पूरा देश खतरे में है। देश नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगा? तो कैसे उनको रोकेंगे जो लोग ये सब कर रहे हैं? रोकने का मालिक देश की जनता है, हम लोग कार्यकर्ता है। आपका अहम भूमिका है, ये गोदी मीडिया वाला भूमिका नहीं है। अगर प्रेस चाहे तो बात आप ले जा सकते हैं। अगर लोग इसके ऊपर समझ जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, अरे इतिहास तो बहुत कुछ गवाह है। अकेले चले थे गांधी जी और उसके पीछे हुजूम पड़ी। जब जेपी आए थे हावड़ा में, शायद हम भी थोड़ा स्टूडेंट टाइम में, 8-10 लोग उनको रिसीव करने गए थे हावड़ा स्टेशन में और पूरा आंदोलन चालू हो गया देश भर में। अरे सही बात तो हाथ गिनती लोग करते हैं, काम भी हाथ गिनती लोग करते हैं, लेकिन अपना भूमिका निभाए। हम अपना भूमिका निभाए। हम समझ रहे हैं बंगाल में क्या खतरा है। ये बंगाल का खतरा नहीं, पूरा देश का खतरा है। बंगाल चला जाएगा तो अगले 50 साल इस देश को कोई नहीं बचा पाएगा। चूरमार हो जाएगा, सब चूर चूर हो जाएगा। धन्यवाद सर। जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, उसका कोई क्या स्थान है? इस देश हिंदू का है, मुसलमान का है, ईसाई का है, जैन का है, बुद्धिस्ट का है, सबका देश है। और बंगाल में जिस तरीके से आप चुनाव, बंगाल के जो लोग हैं, ये आरएसएस वाला सिस्टम को नहीं, इसके लिए सही नहीं है, ये इसको ग्रहण नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। आज आपको SIR का जरूरत हो रहा, इसलिए पहले ही आप कह दिया है 1,25,00,000 लोगों को हम निकाल देंगे। हम पूछना चाहते हैं भारत का गृह मंत्री से, आप कहिए आपके पास कितना घुसपैठिया का नाम है? बिहार में तो आप चुनाव किए, आप कहते रहते थे घुसपैठिया घुसपैठिया। अब होम मिनिस्टर है, आप दीजिए। अमित शाह जी, आप पहले दीजिए कितना घुसपैठिया है, इंट्रूडर कितना है, अनुप्रवेशकारी बांग्ला में कहा जाता है। अरे है नहीं है, जो लोग वोटर लिस्ट में है निकालिए वोटर लिस्ट, लेकिन उन लोगों को भी निकालिए और चलिए खड़ा करिए, कंसंट्रेशन कैंप में भेजिए, कहाँ भेजना है करिए आप। लेकिन कहाँ है? बिहार में तो हो गया चुनाव, 6 महीना हो चुका है, एक आदमी को निकाले है आपने? नहीं निकाला, गुमराह करके। एक बात सुन लीजिए, इसके पहले पहली दफ़े 1905 साल में हिंदू मुसलमान डिवीजन हुआ था। उस समय बंगाल को डिवाइड किया गया था। फिर 1945-46 जब हिंदू मुसलमान का डिवीजन सबसे अधिक हुआ, तब देश टूट गया था। आँख तो आप लगा सकते हैं भाई, मोदी जी और शाह जी, आँख बुझाने का ताकत आपके पास है। इस बात समाजवादियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। सर सवाल और एक बात मैंने आपको कहना चाहता हूँ, देखिए अंग्रेज ने हिंदू मुसलमान का सब जानते हैं, लॉर्ड कार्जन आए थे, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो हिंदू मुसलमान में और राज करो। किसके राज? अंग्रेज के राज। 5,000 अंग्रेज 30 करोड़ हिंदुस्तानी के ऊपर राज किया है, 33 करोड़। आज कौन राज करा? हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, रेल चला गया, एरोप्लेन चला गया, इंडियन एयरलाइंस चला गया, जितना माइंस था खत्म हो चुका है। और 2-4 क्रोनी कैपिटलिस्ट, नौकरी चाकरी कहाँ है लोगों के पास? कहाँ है? मैं मानता हूँ बंगाल में बहुत शिकायत है बंगाल गवर्नमेंट के प्रति, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं, मैं पूछता हूँ, आज अडानी अंबानी केवल नहीं, 2-4-10 लोग, मैं अगर कहूँ गुजरात और राजस्थान से पूरा देश का संपत्ति लूट कर रहा है और वो देश की आम जनता हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ रहा है। समाजवादी यानी आज आपने जो यहाँ पर गणतांत्रिक मोर्चा समाजवादी के नाम से किया है, ये समाजवादी विचारधारा क्या रख रही है सामने कि आपका इलेक्शन जो आने वाला है, इसको जो चुनाव हो के जो सरकार बनेगी उसको आप वैध मानेंगे? देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर 4 पार्टी
जो चुनाव लड़ रही है, लोग चुनाव में कैंडिडेट है, लोगों के पास जाए, आपके माध्यम से लोगों के पास, जनता के पास चला जाए। हम लोग ये कहना चाहते हैं एकदम साफ बात, हमारा पार्टी है, हम इसमें ऑफिशियली तो है, हम है ही नहीं, लेकिन हम इनके मुद्दे के साथ हैं। जब जनता पार्टी बनी थी 1977 में, दो नेता, अहम नेता थे। एक थे जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी कहा जाता था, और थे जेबी कृपलानी। जेबी और जेपी, जेबी कहते थे चॉइस बिटवीन टू एविल्स, आपको उसी को ही लेना है जो आपका हानि कम करेगा। आज आप सोचिए तो, आज बंगाल में हिंदू मुसलमान का ये लोग आ जाते हैं तो बंगाल तो शेष अंतिम जगह था जहाँ कोई हिंदू मुसलमान डिवीजन नहीं होता, ना जात पात, ना धर्म, ना भाषा भाषी, ना कोई पुरुष नारी। यहाँ पर जितना दुर्गा पूजा होता है, उतना छठ पूजा होता है, काली पूजा होता है, उतना ही मुहर्रम होता है, ईद होता है। और कलकत्ता देश का एकमात्र शहर है जहाँ पूजा के लायक क्रिसमस मनाया जाता है। क्या प्रॉब्लम है? आप रहो ना सर, उनमें कहाँ लिखा है हम हिंदू है मुसलमान है? মুসলিম দেখছি আর আমাদের দেশে প্রায় 40,000 কোটি টাকা মেহুল চোকসি, নীরব মোদী, বিজয় মালিয়ারা এবং ওরা যখন লন্ডনে ধরা পড়েছে, ওরা পরিষ্কার বলেছে বিজেপি পার্টি অফিসে আমরা 50% টাকা দিয়ে তবে সেফ হয়েছে বিদেশে পার্টি জমাতে পেরেছি। অতীতে সিরাজগঞ্জের ধনসম্পদ যারা লুট করেছিলেন সেটারা, তারা কিন্তু ফেক মিডিয়ামে যে টাকা পয়সাগুলো দিয়েছিলেন সেই টাকা পয়সা ফেরত পাননি। বিজয় মালিয়া হয়তো লন্ডনে সুখে আছেন, আর একই অবস্থা বিজেপি বছরে 2 কোটি মানুষকে চাকরি দিতে পারছে না। বিদেশ থেকে কালো টাকা আজ অব্দি আসেনি। নরেন্দ্র মোদীকে একটা নাটকের চরিত্র তৈরি করে দেওয়া হলো চালা, পরবর্তীকালে তিনি হচ্ছে সন্ন্যাসী। এই নাটকের চরিত্রের নাটকবাজি করতে 2 কোটি বেকারের বেকারত্ব প্রতিশ্রুতি না রাখার জন্য আমাদের যেরকম হিন্দু হিন্দু মুসলিম মুসলিম করা হলো, ঠিক সেইভাবে এসআইআর করা হচ্ছে। আর এসআইআর যে 91 লক্ষ লোকের নাম উঠল না, এনআরসিতে কায়দা করে তাদেরকে বিদেশি নাগরিক বলে দেওয়া হবে। মনে রাখবেন, আমাদের দেশ ভাগ করেছে কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় চক্রান্তকারী নেতাদের সহযোগে, কারণ নাম বলছি না, কিন্তু জিন্নাদারি, জওহরলাল গান্ধীজির নামে আমরা গালাগালি করি, কিন্তু গান্ধীজি উল্টে আমাদের দেশ ভাগের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু তখন একটা কথা ছিল, এই বৃহত্তর ভারতবর্ষে যে প্রান্তে যে মানুষই থাকুক না কেন, তারা যদি মূল ভূখণ্ডে আসতে চান তারা আসতে পারবেন। একথা অমিত শাহ আমাদের পার্লামেন্টে স্বীকার করেছে। তাহলে কেন দেশ ভাগ আমরা আম জনতা করিনি? গোলটেবিল বৈঠকে ঠান্ডা ঘরে বসে দেশ ভাগ হয়েছে, এবং আমরা আম জনতা কেন এই ভোগান্তি পড়াবো? আজকে মুর্শিদাবাদ, আজকে বিভিন্ন জলপাইগুড়ির বিভিন্ন বর্ডার এলাকা যেখানে বাংলাদেশ আছে, সেখান থেকে মানুষ ভারতে ঢুকে টুকটুক করে কাজ করে বা সুন্দরতা ফিরে যায়। এই যে তাদের যাদের জমি নেই, তাদের বাবা মারা যারা ভ্যান চালাতো, ঝুঁকিতে থাকতো, বস্তিতে থাকতো, অনেক সন্ন্যাসী টাইপের মানুষ আছেন, প্রচুর মানুষ আছেন হরে কৃষ্ণ হরে রাম করে বেড়ান। মতুয়া সম্প্রদায় যারা বেশি বেশি করে বিজেপিকে সমর্থন করছেন, আদিবাসী, অনেকের কাগজপত্র নাম কাটা যাবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার নাম তরুণ ব্যানার্জি, আমি ভারতীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রেসিডেন্ট। আমার নাম হরিয়ানার অফিসাররা, জ্ঞানেশ কুমারের এজেন্টরা তারুণ ব্যানার্জি করেছে, তারুণ, ওরা সব তারুণ উচ্চারণ করে। আমি আর কিছু বলিনি, চুপচাপ আছি। এই যে অব্যবস্থা, ব্যানার্জি বন্দ্যোপাধ্যায় বাণিজ্যে, চ্যাটার্জি চট্টোপাধ্যায় চাটুর্যে, গাঙ্গুলি বন্দ্যোপাধ্যায়, এই যে ডিফারেন্স, এই ডিফারেন্স তারা ধরতে পারছে না। এসআইআরে চক্রান্ত করে, আমি বলবো শুভেন্দু অধিকারী বাঙালি হয়ে কি করে এই কাজগুলি করছে, কি করে সে বিজেপির এজেন্ট হয়, কি করে বাঙালি জাতি সত্তার বিরুদ্ধে তিনি দিলীপ ঘোষরা যুদ্ধ ঘোষণা করে, আমার জানা নেই। কিন্তু পাড়ায় পাড়ায়, অঞ্চলে অঞ্চলে, প্রতিটি জেলায় জেলায় তাদের প্রতিরোধ করা উচিত। বাঙালি যদি আমাদের বাঙালি
সর্বজনস্বীকৃত মহাগুরু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হেতায় আর্য হেতায় অনার্য হেতায় প্রাচীন সব সুন্দর পাঠান নগর এক বেরোনগরী। বেকারত্ব বাড়ছে এবং 2 কোটি বেকারের বছরে চাকরি হচ্ছে না, বিদেশ থেকে কারো টাকা আসছে না, তার বিরোধিতা করি এবং সমস্ত চোখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য জনগণকে আপাতত এসআইআর মধ্যে লিপ্ত করা হচ্ছে। এই এসআইআর যেভাবে করা হচ্ছে, যেভাবে চক্রান্ত করে মানুষকে বিভিন্ন কাগজপত্র দেওয়া হচ্ছে এবং বয়স্ক মানুষ মা এবং বাবারা কান্নাকাটি করছেন, পরবর্তীকালে এনআরসিতে তারা এনআরসি সম্পর্কে তারা যাতে না প্রয়োজন তারা কান্নাকাটি করছেন। এই যে জ্ঞানেশ কুমারের চক্রান্ত, এই চক্রান্তের বিরোধিতা করে जय हिंद। बात हुआ 2026 में, इसके पहले 2024 में जिसने वोट दिया उनका भी नाम कट गया है। बहुत सारा कंप्लेन आया, मेरे पास फोन आया, भैया मेरा नाम कट गया, मेरे बेटे का नाम कट गया, और कुछ का नाम तो फर्स्ट लिस्ट में है, सेकंड लिस्ट में नहीं है। तो ये क्या किया जा रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं जाके इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पूछा, उन्होंने कुछ बताया कि फॉर्म 6 भरा गया है। फॉर्म 6 भरेंगे तो फिर नाम आएगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट पोजीशन में है और अभी 10 दिन 15 दिन में इलेक्शन हो जाएगा, तो उन लोगों का नाम नहीं आ रहा। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला बात है। जब आपको वोट देने का ताकत ही नहीं है आप में, तो आप क्या करेंगे बताइए? इसका जवाब कौन देगा और कैसे देगा? इलेक्शन कमीशन देगा, जनता देगी, कौन देगी? तो ये तो इलेक्शन जो हो रहा है 100% सही नहीं हो रहा है, क्योंकि वोट देने का तो 90 लाख लोग का नाम कट गया है, तो वोट कहां से 100% होगा? और किस दल में कौन किसको वोट देगा? बहुत सारा समस्या को लेकर आज हम लोग सारे पार्टी मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, और आप लोग सभी जनता को मैं यही बोलना चाहता हूं, आप लोग इसको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए समझिए। आज किसी भी पार्टी को आप वोट दीजिए, वोट देने का अधिकार तो आपसे छीना जा रहा है। किसी न किसी दल, किसी न किसी के करप्शन से ही ऐसा काम हो रहा है। इसका जवाब कौन दे? इसके अलावा करप्शन है देश में, जातिवादी हो रहा है, सब कोई जाति धर्म के बात पे ही वोट दिया जा रहा है, जाति धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। जाति धर्म से अगर ऐसा होगा तो देश बट रहा है। खास करके वेस्ट बंगाल का मैं बात करूंगा, वेस्ट बंगाल में खास करके यही हो रहा है। मैं बचपन से बड़ा हो गया और जब भी देखता था, पहले इतना नहीं था जितना अभी 10-15 साल में हम हिंदुओं को हिंदू बनाया जाता है। अरे हम लोग तो पैदाइशी हिंदू है, हमारे बाप दादा परदादा सब हिंदू थे 200-400 साल से, अंग्रेज के टाइम से, उसके पहले से। अभी हम लोग हिंदू बने 10-15 साल में या सनातन बने? नहीं, हम लोग शुरू से थे। जाति धर्म को वोट मत दीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे किसी झोला छाप नेता के पीछे रहेंगे। आपका बच्चा IAS IPS डॉक्टर कुछ भी बने, कोई भी राज्य में जाए, कहीं भी जाए, उसको आगे बढ़ने नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके सामने करप्शन और करप्ट लोग रहेंगे। करप्शन और करप्ट लोग तो नेतागिरी में आया जा रहा है। आप और हम आगे आए, हर बच्चे को इलेक्शन लड़ा है, हर जगह पॉलिटिक्स होता है। हर की माँ बोलती है कि पॉलिटिक्स में मत जाओ, मेरी भाई बोले कि पॉलिटिक्स में मत जाओ। अगर हम और आप अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो फिर पॉलिटिक्स जैसी करप्शन लोग से ही आगे बढ़ेगी। सब कोई को मिलकर हम लोग इसीलिए नया पार्टी बनाए हैं, हम लोग अलायंस किए हैं। आप लोग सब कोई मिलकर आइए, जितने भी भारत के लोग हैं, खास करके वेस्ट बंगाल के लोग, अच्छे लोग, सब अपने नॉर्मल घर के आइए। पैसा के चलते आपका इलेक्शन नहीं लड़ेगा। हाँ, बड़े पार्टी के पास इतना करोड़ों रुपया है जो चंदा उनके आता है और करोड़ों रुपया दिखा के वोट लगा जाता है। सही बात है, बहुत जन डर जाते हैं, अरे इनके पास तो करोड़ों रुपया है, बड़े रैली निकलते हैं, बड़े पैसे खर्चे होते हैं, करोड़ों रुपए। बड़े पार्टी और छोटे पार्टी, हम लोग छोटे पार्टी है। जब छोटे पार्टी हम एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग छोटी पार्टी और आपके घर के बेटे हैं, छोटी पार्टी से ही आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब कोई, आज दीदी भी छोटी पार्टी थी, कहीं ना कहीं से आई है। आज CPM भी कहीं से आया था, कांग्रेस भी आया था, हर पार्टी कहीं ना कहीं से छोटा था। बंगाल में 25 साल पहले बीजेपी का कोई नाम निशान नहीं था, हम लोग आस्ते आस्ते उसको बंगाल में लाए, आज बहुत बड़ी पार्टी इंडिया लेवल में हो गई है। तो सबको मालूम है, सबको एक जाति धर्म को वोट मत कीजिए, नहीं तो SIR का यही हालत होगा। देश में बहुत करप्शन हो गया, बहुत भ्रष्टाचार हो गया, इसको मिटाना तो हम सब मिलकर मिटाएंगे। पैसा से कोई करप्शन नहीं मिटता, साथ में मिलकर 140 करोड़ लोग, खास करके भी 10 करोड़ लोग बंगाल में थे, 7 करोड़ का जनगणना है, जो भी है आपके नेट में सब कुछ है, गूगल में। तो इसलिए अब बार बोलूंगा, और आप लोग समझदारी से हर काम को कीजिए।
कीजिए, जाति धर्म को आगे मत बढ़ाइए। और नमस्कार बस। हाँ, इसी निर्वाचन जो 2026 को लेकर आपने बनाया है, यहाँ पर आप लोग उठा रहे आवाज़ कि जो मताधिकार है, जो मतदाता है, उनका सूची से नाम कट गया, जेन्युइन जो वोटर है। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो जेन्युइन वोटर जो कट गया, जिसका नाम, इलेक्शन तो हो रहा है, इसके आगे भी चित्कार हुआ, चिल्लाया गया कि जो जब तक अधिकार नहीं होगा तब तक हम लोग वोट ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन पार्टियां वोट ग्रहण करी, मैदान पे भी उतर गई, नाच रही है, सब कुछ कर रही है। अब आप बताइए कि इस समय का जो मताधिकार होगा, जो मतदाता मत देगा वहाँ पर, इसके बाद अगर जो सरकार बनेगी उसको आप लोग राइट मानेंगे न कि रॉन्ग मानेंगे, अवैध मानेंगे, क्या मानेंगे उसको बताइए। जो होने वाला है वो तो हम लोग रोक नहीं सक रहे हैं, क्योंकि अब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दीदी से बात करो, नहीं बोली। দুদিনকে প্রস্তুত করেছিলেন, এক হচ্ছে মন্দির মসজিদ ইত্যাদি বানানো। কোনো সরকারি অর্থে কোনো ধর্মস্থান বানানো উচিত নয়। কারণ ওর্স যখন নেন একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী, তখন তিনি সবাইকে সমান, কোনো মানে জাতি ধর্ম ইত্যাদি কোনো তিনি বিভেদ করবেন না, এই উত্তর নিতে পারেন। ফলে এটা হওয়া উচিত না, কিন্তু আমাদের দেশে এটা হচ্ছে, আমরা এটাকে ভালো থেকে দেখছি। হ্যাঁ, আর বিজ্ঞানও তিনি করেছে, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, এই জায়গাটা করেছে, এইসবে ডেভেলপমেন্টে সাধারণ মানুষ যার স্বার্থ, সেটা হওয়া উচিত। দ্বিতীয় বিষয় যেটা, যে আপনি যেটা বললেন যে এই নির্বাচনটা হলে, এটা তো চেষ্টা করে করা হয়েছে। হঠাৎ করে SIR আগের থেকে ঘোষণা করে এত নাম বাদ দেবো, তারপরে একটা হুলস্থুল কাণ্ড করেছে। অন্যান্য রাজ্যে তো এতটা ঠিক করেনি, এই রাজ্যে যা করেছে। চেষ্টা করেছিল এই সরকার ঠেকতে রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে নিয়ে যেতে, বাংলা পরিষ্কার বোঝা গেছে রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে এত প্রতিবাদ আমাদের উঠতে পারে না। ছোট বড় অনেক প্রতিবাদ হয়েছে, তো এটা করতে পারেনি। ফলে এর ভিত্তিতে যে সরকারটা হবে সেটাকে তো অবৈধ বলা যাবে নির্বাচনে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এই যে আমাদের লড়াই, এটা জারি থাকবে। কারণ যাদেরই নির্বাচন কমিশন করলো, প্রথমে তো এটা হয়েছে, মানে আমরা এটাকে আইনিও বলছি না, যেভাবে গঠিত হয়েছে, এক পক্ষ গঠিত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শটাকে মানা হয়নি। তিনজনকে যদি হতো, সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ ছিল প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিরোধী দলের নেতা, সুপ্রিম কোর্টের সর্বোচ্চ বিচারপতি, সেটাকে মানা হলো না, দুজনকে নিয়ে নেওয়া হলো, প্রধানমন্ত্রী এবং একজন মন্ত্রী। প্রথম থেকে এটা হেলেই চলেছে, একদিকে হেলেই নির্বাচন কমিশন চলেছে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত হবে। এবং তার ফলে আমি আপনাকে নিশ্চয়ই করে বলতে পারি যে এই লড়াই জারি থাকবে। যাদের নাম বাড়তে হবে, আমি অনেক সময় বলেছিলাম যে যারা ওইখানে যাদের তুমি বাদ দিয়েছ, তাদের থেকে একটা অংশ বেরোবেই, যারা বেরোবে, তখন তোমাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, এই প্রশ্নে মানুষ করতে যাবে। আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে ম্যাডাম, 2024 যে ইলেকশন হচ্ছে, এই ভোটাররাই তো ছিল, তো কেন ওদের মেনে নেওয়া হলো আর এখন মানা হচ্ছে না? 2 বছরে কত বড় চেঞ্জিং হয়েছে, কোথায় লোক? ঠিকই তো, এটা তো আমাদেরও কথা। ফলে এটা তো একদম বুঝতেই পারছেন, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে। ধন্যবাদ। আমরা দখল করে যাচ্ছে না, অন্যভাবে দখল করি, এই তো এর বাইরে আর কিছু নেই।